दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारी नई कहानी इंस्टा सीईओ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए आज के एपिसोड नंबर 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। राहा कार्तिक के सीने से लगकर फूट फूट कर पागलों की तरह रो रही थी। वो अपने हाथों से कार्तिक की शर्ट को ऐसे नोच रही थी जैसे वो अपना सारा दर्द, अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल देना चाहती हो। तभी राहा ने चीख कर कहा, मुझे उन्हें मारना है कार्तिक, मुझे जयंत को अपने हाथों से मारना है। मुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। उसने मेरे दादाजी को दर्द दिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर उसकी आंखों में खून के आंसू बह रहे थे। कार्तिक ने राहा के सिर को सीने से लगाए रखा। उसने अपना खून खोल रहा था। उसने राहा को रोने दिया। वो जानता था कि वो दर्द एक ज्वालामुखी है, जिसे फटना बड़ा जरूरी है। कुछ देर बाद जब राहा के आंसू सूखने लगे और उसका शरीर सिर्फ हिचकियों से कांप रहा था, तब कार्तिक ने राहा का चेहरा अपने हाथों में उठाया। वहीं कार्तिक की आंखों में अब प्यार या नरमी नहीं थी। उसकी आंखों में अब साक्षात यमराज का रूप था। एक ऐसा खौफनाक और सर्द गुस्सा जो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दे। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, राहा, जयंत और निखिल ने तुम्हारी कुर्सी छीनने की कोशिश की, मैं उन्हें माफ कर सकता था। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, मैं उन्हें छोड़ सकता था। लेकिन उन्होंने तुम्हारे पिता और दादाजी का खून किया। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में यह दर्द दिया। कार्तिक की आवाज अब इतनी भारी और खतरनाक थी कि कमरे की दीवारें भी मानो थर्रा गई। कार्तिक ने राहा की आंखों में गहराई से देखा। कार्तिक ने एक खूंखार मुस्कान के साथ आगे कहा, तुमने कहा कि तुम उन्हें मारना चाहती हो। मौत तो बड़ी छोटी सजा है राहा। मौत तो एक पल में इंसान को आजाद कर देती है। जयंत और निखिल को हम ऐसी मौत नहीं देंगे। उसकी यह बात सुनकर आगे से राहा ने सिसक कर पूछा, तो फिर क्या? कार्तिक ने एक एक शब्द को चबा कर कहा, हम उन्हें जिंदा दफनाएंगे, वो भी दुनिया के सामने, उस एनुअल गाला में। उन्हें लगता है कि वो कॉर्पोरेट फ्रॉड की फाइल खोलकर तुम्हें बर्बाद करेंगे। अब हम उस गाला में उनकी मौत की फाइल खोलेंगे। हम उस प्रोजेक्ट जेनेसिस का सच नहीं, बल्कि रमेश मित्तल और शिवराज मित्तल के मर्डर के सारे सबूत उस एलईडी स्क्रीन पर दुनिया के सामने चलाएंगे। मीडिया के कैमरे लाइव होंगे। जयंत मित्तल, जो खुद को भगवान समझता है, वो उस भरी महफिल में करोड़ों लोगों के सामने एक सीरियल किलर और एक दरिंदा साबित होगा। ये कहकर कार्तिक ने विक्रम की तरफ देखकर आगे कहा, विक्रम, एनुअल गाला कल रात को है। हमारा सारा सिस्टम, सारे सबूत, पूरी फौज कल रात द ग्रैंड ताज में मौजूद होनी चाहिए। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आगे से विक्रम ने तुरंत कहा, बॉस, डीसीपी राठौड़ और मीडिया। तभी कार्तिक ने आगे कहा, राठौड़ को आने दो। जब वो स्क्रीन पर सबूत चलेंगे तो राठौड़ उन्हें बचाने की कोशिश करेगा। ठीक उसी वक्त हमारी तरफ से सीबीआई की स्पेशल टास्क फोर्स, जिन्हें मैंने दिल्ली से डायरेक्ट ऑर्डर पर बुलाया है, गाला में एंट्री करेगी। वो टास्क फोर्स सिर्फ राठौड़, जयंत और निखिल तीनों को नेशनल टेलीविजन पर कॉलर से पकड़कर घसीट कर बाहर लेकर जाएगी। उनकी ये बात सुनकर राहा ने कार्तिक को देखा। उसके अंदर का वो सारा दर्द अब भयंकर प्रतिशोध की आग में बदल चुका था। राहा ने अपनी मुट्ठी कसकर कहा, मैं भी वहां चलूंगी कार्तिक। मैं उस स्टेज पर खड़ी होकर अपने डैड और दादाजी की मौत का इंसाफ करूंगी। मैं जयंत की आंखों में वो खौफ देखना चाहती हूँ जब उसके पैरों के तले की जमीन खिसकेगी। तभी कार्तिक ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अकेली नहीं जाओगी मेरी शेरनी। तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ चलेगा। कल की रात मित्तल इंडस्ट्रीज का एनुअल गाला नहीं, बल्कि जयंत और निखिल मित्तल का श्राद्ध होगी। हॉस्पिटल के उस कमरे में अब कोई कमजोरी नहीं थी। वहां सिर्फ दो खूंखार शिकारी मौजूद थे, जो अपने शिकार का खून पीने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। जयंत और निखिल अपनी जीत का वो महल हवा में बना रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कल रात वो महल उनके ही ऊपर गिरकर उनकी कब्र बनने वाला है। तूफान अब महज कुछ घंटे की दूरी पर था। उधर साउथ बॉम्बे में उस सुबह में एक अजीब सी चमक थी। मित्तल मैनर के इस विशाल और भव्य डाइनिंग हॉल में आज नाश्ते की मेज पर किसी शाही दावत जैसा नजारा था। सूरज की किरणें इटालियन मार्बल से टकराकर पूरे हॉल को रोशन कर रही थी। लेकिन इस रोशनी के बीच दो ऐसे शैतान बैठे थे जिनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ काली साजिशें और सत्ता का लालच भरा था। जयंत मित्तल और निखिल मित्तल। जयंत ने एक बहुत ही महंगी डॉम पेरिग्नन शैंपेन की बोतल खोली और दो क्रिस्टल गिलासों में उसे डाला। आज उन्होंने सुबह की चाय की जगह शैंपेन के साथ दिन की शुरुआत करने का फैसला किया था, क्योंकि उनके हिसाब से आज का दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा विजयी दिवस था। जयंत ने अपना गिलास निखिल के गिलास से टकरा कर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, चीयर्स माय सन।
आगे से निखिल ने मुस्कुरा कर कहा, चीयर्स डैड। निखिल की आंखों में वो पागलपन और जीत का नशा साफ झलक रहा था। वहीं शैंपेन का एक घूंट लेकर जयंत अपनी कुर्सी के पीछे की तरफ टिक गई। उन्होंने सुकून की सांस लेकर कहा, आज की रात निखिल, आज की रात मित्तल इंडस्ट्री का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। और रमेश की बेटी वो राहा और शिवराज मित्तल ने हमेशा जिसे सिर पर बिठाया, आज वो पूरे देश के सामने जमीन पर रेंगती हुई नजर आएगी। जब डीसी पे राठौड़ उसे हथकड़ियां पहना कर लेकर जाएगा तो दुनिया उस पर थूकेगी। तभी निखिल ने अपने मोबाइल स्क्रीन को देखकर गर्व से कहा, डैड, मेरा प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ है। मैंने डार्क वेब के जरिए 3 करोड़ बार चेक किया। प्रोजेक्ट जेनेसिस की वो फाइलें एनक्रिप्टेड हैं। जैसे ही रात के ठीक 9 बजेंगे, मेरे आदमी ने एक एंटर दबाते ही गाला में मौजूद हर मीडिया रिपोर्ट, हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर के इनबॉक्स में उजाली दस्तक वाली फाइलें पहुंच जाएंगी। आगे से जयंत ने हंसकर कहा, और सिर्फ फोन पर नहीं, गाला की मेन स्क्रीन पर वो सब चलेगा। मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जब राहा स्टेज पर खड़ी होकर अपने फ्यूचर प्लान की बात कर रही होगी और अचानक उसके स्क्रीन के पीछे उसका काला सच फ्लैश होने लगेगा। वो बेचारी, उसे अंदाजा भी नहीं कि वो आज एक सीईओ की तरह नहीं बल्कि एक बलि के बकरे की तरह उस इवेंट में जा रही है। तभी निखिल ने कुरकुरे टोस्ट का मक्खन लगाकर कहा, "ओ डैड, उस कार्तिक का क्या? वो तो हॉस्पिटल में है। पुलिस उसे वहां से कैसे लाएगी?" उसकी ये बात सुनकर जयंत की आंखों में खूनी चमक आ गई। उन्होंने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, उसकी चिंता तुम मत करो। राठौड़ ने अपनी एक खास टीम सिविल ड्रेस में हॉस्पिटल के आसपास तैनात कर दी। जैसे ही गाला में राहा अरेस्ट होगी, वो सीधे उस वीआईपी वार्ड में घुसेगा, उस सड़क छाप बड़ा पाव वाले को बिस्तर से घसीट कर बाहर निकालेगा। अगर वो कमांडोज बीच में आए तो उन पर सरकारी काम में दखल देने, पुलिस पर हमला करने का केस ठोक दिया जाएगा। कानून से बड़ी कोई ढाल नहीं होती निखिल। आज मेरी जेब में कानून है। जयंत और निखिल इस नशे में इतने चूर थे कि उनकी आंखों पर अहंकार की एक मोटी पट्टी बंध गई थी। उन्हें लग रहा था कि ये जाल इतना मजबूत है कि भगवान भी नीचे आ जाएं तो राह को नहीं बचा सकते। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि उनके इसी फुल प्रूफ प्लान की धज्जियां कल रात ही उड़ाई जा चुकी है। वो ये नहीं जानते कि जिस गड्ढे को राह के लिए खोद रहे हैं और असल में वो उनकी ही कब्र है। वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे हॉस्पिटल के उस वीआईपी फ्लोर पर माहौल एकदम अलग था। वहां कोई जश्न नहीं मन रहा था, वहां कोई महायुद्ध की तैयारी चल रही थी। आईसीयू के उस कमरे को अब पूरी तरह से कमांड सेंटर में बदल दिया गया था। कार्तिक अग्रवाल बिस्तर से उठ चुका था। उसका दायां कंधा अभी पट्टियों से कसा हुआ था, लेकिन उसने उन पट्टियों के ऊपर एक बड़ा शानदार कस्टमाइज इटालियन ब्लैक टक्सीडो पहन लिया था। जो इंसान पिछले कुछ महीनों में जोहू बीच पर सूती शर्ट पहनकर बड़ा पाव बेचता था, आज उसका असली रूप सामने था। टक्सीडो में कार्तिक की पर्सनैलिटी किसी हॉलीवुड के एक्शन हीरो और दुनिया के सबसे खतरनाक बिजनेसमैन के एक डेडली कॉम्बिनेशन लग रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी बर्फीली ठंडक थी जो किसी की रूह कपा दे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और राहा अंदर दाखिल हुई। कार्तिक की नजरें राहा पर ठहर गई। आज राहा ने कोई आम बिजनेस सूट नहीं पहना था। आज उसने एक बड़ा खूबसूरत, पावरफुल और बोल्ड ब्लड रेड कलर का डिजाइनर गाउन पहना था। उसके बाल खुले थे और उसके चेहरे पर मेकअप बड़ा शार्प था। लेकिन उसकी खूबसूरती से ज्यादा जो चीज ध्यान खींच रही थी वो उसका ओरा था। आज वो कोई बेबस लड़की धोखे का शिकार सीओ नहीं लग रही थी। आज वो एक शेरनी लग रही थी जो अपने पिता और दादाजी के कातिलों का खून पीने के लिए तैयार थी। तभी कार्तिक ने अपनी नजरें हटाए बिना धीमी आवाज में कहा, तुम तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो राहा। आगे से राहा ने चलकर कार्तिक के पास आकर उसने कार्तिक के कॉलर को ठीक किया और उसकी आंखों में गहराई में देखकर कहा, खूबसूरती आज कोई मायने नहीं रखती कार्तिक। आज मेरे अंदर सिर्फ आग है। मैं आज उस गाला में अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने जा रही नहीं हूँ। मैं आज अपने डैड और दादाजी का इंसाफ मांगने जा रही हूँ। कार्तिक ने अपना बायां हाथ राहा की कमर पर रखा और उसे करीब खींच लिया। कार्तिक ने एक खतरनाक आवाज में कहा, इंसाफ मांगा नहीं जाता रहा, इंसाफ छीना जाता है। और आज हम उनसे सिर्फ सत्ता नहीं छीनेंगे, उनका वजूद छीन लेंगे। तब विक्रम कमरे में दाखिल हुआ। उसने भी आज एक फॉर्मल सूट पहना था। उसके चेहरे पर एक प्रोफेशनल गंभीरता थी। विक्रम ने अपने टेबलेट पर कुछ चेक करके रिपोर्ट करके कहा, बॉस, सब कुछ सेट है। हमारी शैडो टीम और साइबर एक्सपर्ट ने द ग्रैंड ताज के सर्वर रूम को बड़ी तरीके से हाईजैक कर लिया है। निखिल का आदमी अब एंटर बटन दबाएगा तो निखिल का जो कमांड हमारे सर्वर पर डाइवर्ट हो जाएगा। और रही बात सीबीआई की स्पेशल टास्क फोर्स की,
तो वो लोग सादे कपड़ों में गाला के अंदर वेटर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के भेष में मौजूद हैं। तभी कार्तिक ने आगे पूछा, और डीसीपी राठौड़? आगे से विक्रम ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, वो अपनी ईओडब्ल्यू टीम के साथ होटल के बाहर है और उसे लग रहा है कि मैडम को अरेस्ट करेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर खुद वहां मौजूद हैं, जो राठौड़ को रिश्वतखोरी और करप्शन के चार्ज में अरेस्ट करेंगे। उसके बाद सुनकर आगे से कार्तिक ने संतोष भरी सांस लेकर कहा, गुड विक्रम, अब मेरी गाड़ी तैयार करो। मैं आज राहा के ड्राइवर के रूप में नहीं, बल्कि अग्रवाल ग्रुप के चेयरमैन राहा मित्तल के पति के रूप में उस गाला में एंटर करूंगा। तभी राहा ने चिंता में कार्तिक के घायल कंधे की तरफ देखकर कहा, लेकिन कार्तिक, तुम्हारी चोट, क्या तुम्हारा वहां जाना ठीक रहेगा? तुम अभी भी इस तरह से पूरी तरह से ठीक नहीं। आगे से कार्तिक ने राहा के हाथ को चूम कर कहा, मेरे दर्द की परवाह मत करो राहा। जब जयंत और निखिल के चेहरों का उग्रूर का नकाब उतरेगा तो नजारा मेरे हर जख्म की सबसे बेहतरीन दवा होगा। चलो, शिकार का वक्त आ गया है। द ग्रैंड ताज होटल का नजारा आज किसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से कम नहीं था। पूरे होटल को सुनहरे और सफेद रंग के फूलों से सजाया गया था। होटल के बाहर एक लंबा रेड कारपेट बिछा था, जिसके दोनों तरफ देश की सबसे बड़ी मीडिया चैनल्स के कैमरे, फ्लैश लाइट्स, रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो गई थी। फ्यूचर ऑफ मित्तल के बड़े बड़े बैनर्स हर तरफ लगे हुए थे। देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स, टॉप बिजनेसमैन, बॉलीवुड की हस्तियां, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एक के बाद अपनी लग्जरी गाड़ियों से उतर रहे थे, रेड कारपेट पर पोज दे रहे थे। पूरा माहौल एक जश्न का था और अंदर मेन हॉल में किसी राजमहल की तरह सजा था। बीच में एक विशाल क्रिस्टल का झूमर लटक रहा था। स्टेज के पीछे एक 50 फीट की हाई डेफिनेशन एलईडी स्क्रीन लगी थी, जिस पर मित्तल इंडस्ट्री का लोगो घूम रहा था। रात के करीब 8 बज चुके थे। रेड कारपेट के एक काले रंग की रोल्स रॉयस फैंटम आकर रुकी। फ्लैश लाइट की चमक अचानक से 10 गुना बढ़ गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और सबसे पहले जयंत मित्तल बाहर आए। इसके बाद निखिल मित्तल। दोनों बाप बेटे आज किसी राजा की तरह चल रहे थे। उनके चेहरे पर जो घमंड और कॉन्फिडेंस था, वो कैमरे के लेंस में साफ कैप्चर हो रहा था। रिपोर्टर्स ने तुरंत उन्हें घेर लिया और उन पर माइक तान दिया। तभी एक रिपोर्टर ने पूछा, जयंत सर, आज आपकी बेटी राहा मित्तल को ऑफिशियल तौर पर सीईओ के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आगे से जयंत ने बड़ी ही शातिर और नकली मुस्कान देकर कहा, देखिए, मित्तल इंडस्ट्री हमेशा से देश की भलाई के लिए काम करती आई है। राहा बहुत यंग है और मुझे यकीन है कि आज रात बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो मित्तल इंडस्ट्री का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आप बस इंतजार कीजिएगा, आज की रात इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। उनके बाद निखिल ने भी कैमरे की तरफ देखकर एक कुटिल हंसी हंसकर कहा, बिल्कुल, आज दुनिया देखेगी असली वारिस कौन होता है, कंपनी कैसे चलाई जाती है। दोनों के शब्दों में जब डबल मीनिंग छिपा था उसे मीडिया तो समझ नहीं पाई, लेकिन जयंत और निखिल खुद ही अपने इस मजाक के अंदर अंदर खुश हो रहे थे। वो रेड कारपेट से होते शान से हॉल के अंदर दाखिल हुए। अंदर जाकर जयंत ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मिनिस्टर से मिलना शुरू कर दिया। वो बड़े ही प्यार से सभी गले मिल रहे थे, उन्हें आज रात के एक सरप्राइज के लिए तैयार रहने के लिए कह रहे थे। इसी बीच रात के 8:30 हो गई, लेकिन आज की रात के स्टार यानी राहा मित्तल अभी तक का कोई अता पता नहीं था, इसलिए मीडिया में कानाफूसी शुरू हो गई। तभी एक रिपोर्टर ने कहा, क्या नई सीईओ अपने ही इन्वायरमेंट में लेट है? उधर से निखिल ने जयंत के कान में फुसफुसा कर कहा, डैड, कहीं उस बड़े पाव वाले की मौत की खबर सुनकर राहा सदमे में तो नहीं चली गई? अगर वो नहीं आई तो हमारा प्लान तो। उसके बाद सुनकर आगे से जयंत ने अपने शैंपेन का घूंट लेकर कहा, वो आएगी, वो शिवराज की पोती है, वो इतनी आसानी से मैदान नहीं छोड़ती, वो जरूर आएगी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। तभी बाहर रेड कारपेट पर एक अचानक ऐसा शोर मचा जो पूरे हॉल के अंदर तक सुनाई दिया। लोगों ने चिल्ला कर कहा, वो आ गई, वो आ गई, राहा मित्तल आ गई। वहीं ये सुनते ही जयंत और निखिल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने वाइन ग्लास को टेबल पर रखा और मेन दरवाजे की तरफ देखने लगे। तभी बाहर रेड कारपेट पर एक नहीं बल्कि 4 बिल्कुल एक जैसी काले रंग की बुलेट प्रूफ मैकबे गाड़ियां आकर एक लाइन में रुकी। ये कोई आम वीआईपी एंट्री नहीं थी, ये एक ऐसा काफिला था जो अक्सर किसी देश के प्रधानमंत्री या दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून का होता है। मीडिया वाले भी ये काफिला देखकर हैरान रह गए। पहली और आखिरी गाड़ियों में से एक झटके में काले सूट और डार्क ग्लासेस पहने बड़े खूंखार कमांडोज बाहर निकले। उन्होंने पलक झपकते ही रेड कारपेट के दोनों तरफ एक ह्यूमन
वॉल बना दी ताकि कोई मीडिया वाला बीच में गाड़ी के पास न आए। ये सब देखकर जयंत और निखिल की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। निखिल ने बुदबुदा कर कहा, ये क्या नाटक है, इतनी सिक्योरिटी। तभी महकमे का दरवाजा खुला। सबसे पहले जो बाहर इंसान निकला उसे देखकर रेड कारपेट पर मौजूद इंसान की सांसें अटक गई। वो कार्तिक अग्रवाल था। उसका वो ब्लैक टक्सीडो, वहीं उसकी वो खतरनाक बर्फीली पर्सनैलिटी, उसकी आंखों का गुरूर। मीडिया वाले पागलों की तरह उसकी तस्वीरें खींचने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान कौन है। कुछ गॉसिप मैगजीन वालों ने राह का नया पति कहकर छापा था, लेकिन जो सड़क छाप बड़ा पाव वाला इमेज मीडिया में लीक हुई थी, ये इंसान उससे कोसों दूर था। ये किसी हॉलीवुड स्टार या रॉयल्टी से कम नहीं लग रहा था। तभी कार्तिक ने मुड़कर गाड़ी के अंदर से अपना बायां हाथ बढ़ाया। फिर गाड़ी के बाहर निकली राह मित्तल, ब्लैक ब्लड रेड गाउन में रहा ने किसी जलती हुई आग की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे वो किसी सीईओ के नहीं बल्कि एक महारानी के थे। उसने कार्तिक का हाथ थामा और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रेड कारपेट पर चलने लगे। तभी कैमरे के फ्लैश इस कदर चमक रहे थे कि एक दिन जैसे रोशनी हो गई। तभी एक रिपोर्टर ने चिल्लाकर कहा, मैडम राहा, आपके साथ ये कौन है? क्या आपके ये पति हैं जिनके बारे में अफवाहें हैं? एक और रिपोर्टर ने पूछा, सर आपका नाम क्या है? क्या आप मित्तल इंडस्ट्री के नए फैसले लेने वाले हैं? रिपोर्टर्स पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, लेकिन राहा और कार्तिक ने किसी की तरफ नजर भी नहीं देखा। उनके कमांडोज भी मीडिया को दूर रख रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे सीधे मेन हॉल के अंदर कदम रख रहे थे। हॉल के अंदर जैसे राहा और कार्तिक ने एंट्री ली, पूरा हॉल शांत हो गया। हर एक इन्वेस्टर, हर एक डायरेक्टर की नजर उन दोनों पर टिक गई। जयंत और निखिल की तो जैसे जमीन खिसक गई। निखिल ने कार्तिक को उस ब्लैक टस्सीडो और उस खौफनाक ओरा के साथ देखकर हकला कर कहा, डैड, ये वो बड़ा पाव वाला है। ये तो हॉस्पिटल में था, इसे गोली लगी थी, ये यहाँ कैसे? वहीं जयंत का चेहरा गुस्से और कंफ्यूजन से लाल हो गया। उसने फुसफुसा कर निखिल से कहा, शांत रहो निखिल, ये सिर्फ एक दिखावा है। ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोई भी सूट पहन ले, लेकिन रात के 9 बजे के बाद ये दोनों सीधा जेल जाएंगे। तभी राहा और कार्तिक चलते हुए सीधे जयंत और निखिल के सामने आकर खड़े हो गए। दोनों पक्षों ने बीच में हवा में इतनी गर्मी तनावपूर्ण हो गई कि आसपास के लोग भी पीछे हट गए। तभी राहा ने जयंत की आंखों में सीधा देखकर एक बड़ी ठंडे और जहरीली मुस्कान के साथ कहा, गुड इवनिंग डैड। जयंत ने खुद को संभाल कर एक नकली मुस्कान के साथ चेहरे पर चिपका कर बोला, वेलकम माय डियर राहा। मुझे लगा तुम आज अपनी ही पार्टी में नहीं आओगी। और ये कहकर जयंत ने नफरत भरी नजरों से कार्तिक को देखकर कहा, तुम्हें तो हॉस्पिटल होना चाहिए था। सुना है तुम्हें कोई छर्रा लग गया। तभी आगे से कार्तिक ने जयंत की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी हाइट जयंत से काफी ज्यादा थी। कार्तिक ने एक ऐसी खतरनाक और भारी आवाज में कहा कि जयंत की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। उसने जयंत की आंखों में देखकर कहा, छर्रों से तो कुत्ते डरते हैं मिस्टर जयंत मित्तल। शेर तो गोलियां सीने पर खाता है। और वैसे भी आज के जश्न में मेरा आना बड़ा जरूरी था। आज इतिहास तो बदलने वाला है। तभी निखिल ने बीच में आकर कहा, इतिहास तो बदलेगा ठेले वाले, बस कुछ देर की बात है। तुम दोनों अपनी इस नकली शान और शौकत का मजा ले लो। करीब 9 बजे के बाद शायद तुम्हें ये रेड वाइन जेल में नसीब हो। उसके बाद सुनकर आगे से राहा ने निखिल की आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में कोई डर नहीं बल्कि एक मौत का सन्नाटा था। राहा ने अपनी आवाज को धीमा लेकिन बड़ी खतरनाक रखकर कहा, तुम सही कह रहे हो निखिल, 9 बजे के बाद बहुत कुछ होने वाला है। बस अपनी गाड़ी के सुइयों पर नजर रखना, क्योंकि वक्त कभी किसी का सगा नहीं होता। इसके बाद राह और कार्तिक वहां से आगे बढ़ गए और वीआईपी लाउंज की तरफ बढ़ गए। उनको जाता देखकर निखिल ने गुस्से में अपने दांत पीस कर जयंत से कहा, डैड, ये दोनों बहुत ज्यादा उछल रहे हैं। मुझे अभी राठौड़ को कॉल करना होगा। उसकी बात सुनकर जयंत ने कहा, करो, राठौड़ से कहो कि अपनी टीम के साथ पोजीशन ले ले। 8:45 हो चुके हैं। मैं अब इन दोनों का एक घमंड और बर्दाश्त नहीं कर सकता। युद्ध की बात सुनकर निखिल ने एक कोने में जाकर डार्क वेब सर्वर वाले उस हैकर को कॉल लगाकर कहा, सब रेडी हैं? तभी दूसरी तरफ से हैकर ने जवाब देकर कहा, यस बॉस, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। 9 बजते ही एंटर दब जाएगा। उसकी बात सुनकर निखिल ने फोन काट दिया। फिर डीसीपी राठौड़ को कॉल किया। जैसे डीसीपी ने फोन उठाया, निखिल ने पूछा, डीसीपी साहब आप कहाँ हैं? आगे से फोन के दूसरी तरफ से डीसीपी राठौड़ की भारी आवाज आई। उन्होंने जवाब देकर कहा, मैं होटल के बैक गेट पर अपनी टीम के साथ खड़ा हूं निखिल। जैसे तुम इशारा करोगे मैं अंदर घुसकर उस लड़की और उसके पति को हथकड़ियां पहना दूंगा। मीडिया को
मैंने अपने हिसाब से सेट कर लिया है। तभी निखिल ने एक शैतानी हंसी के साथ कहा, परफेक्ट, और उसने फोन काट दिया। इसके बाद उसने जयंत को थम्स अप का इशारा किया। जयंत ने अपना गिलास उठाया और एक गहरी सांस लेकर कहा, खत्म, सब कुछ खत्म। वहीं हॉल के अंदर इवेंट मैनेजमेंट ने के एंकर ने माइक संभाला। एंकर की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उसने अनाउंसमेंट करके कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मित्तल इंडस्ट्री की नई सीईओ, द विजनरी, द पावरफुल मिस राहा मित्तल। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और मित्तल इंडस्ट्री के फ्यूचर प्लान्स के साथ हमारे कुछ आगे मार्गदर्शन करें। उसके बाद के साथ ही हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। वहां राहा अपनी जगह से उठे। उसने एक पल अपने कार्तिक को देखा। आगे से कार्तिक ने एक बलका सा सिर हिलाकर कहा, गो। उसका इशारा पाते ही राहा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक महारानी की तरह चलकर स्टेज की तरफ बढ़ी। उसके हर एक कदम पर एक ऐसा रुतबा और पूरा हॉल शांत हो गया। वो स्टेज पर पहुंचे और उसने डाइस पर लगा माइक पकड़ लिया। सामने हजारों की भीड़ थी। कैमरे के लेंस सीधे उस पर टिक गए। पीछे 50 फीट की विशाल एलईडी स्क्रीन पर मित्तल इंडस्ट्री का लोगो चमक रहा था। फ्रंट रो में जयंत और निखिल बैठे थे, जिनकी आंखों में खूनी प्यास थी। निखिल ने अपनी रोलेक्स घड़ी देखी। 8:58 हो चुके थे। सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। वहीं उधर स्टेज पर राहा ने गहरी सांस ली। बोलना शुरू करके कहा, गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप सब यहाँ द फ्यूचर ऑफ मित्तल के नाम पर इकट्ठा हुए। आपको लग रहा हो कि मैं यहाँ कंपनी के कुछ नए प्रोजेक्ट, नए प्रॉफिट मार्जिन या नई डील के बारे में बात करूंगी। राहा की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। ये सब कहकर राहा ने एक पल का पोज लिया। उसकी नजरें जयंत और निखिल पर टिक गई। राहा ने एक बड़ी जहरीली आवाज में आगे कहा, लेकिन कोई भी बिल्डिंग, कोई भी फ्यूचर तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसकी नींव में दबे कीड़े और दिमक को साफ न कर दिया जाए। उसकी ये बात सुनकर हॉल में बैठे इन्वेस्टर्स एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जयंत और निखिल की भौहें तन गई। तभी जयंत ने बुदबुदा कर कहा, ये क्या बकवास कर रही है। तभी निखिल ने अपनी घड़ी देखी। 8:59 हो चुके थे। तभी राहा ने अपनी आवाज को ऊंची करके कहा, आज मैं यहाँ कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात नहीं करूंगी। आज मैं बात करूंगी सच की। एक ऐसे सच की जिसने इस कंपनी की नींव को खून से सींचा है। एक ऐसा सच जो आज आपका इस सामने इस स्क्रीन पर फ्लैश होने वाला है। राहा के इस शब्द सुनकर जयंत और निखिल अचानक से चौंक गए। निखिल ने मन ही मन सोचा, इसे कैसे पता कि स्क्रीन पर कुछ फ्लैश होने वाला है। निखिल का दिमाग सुन पड़ने लगा। निखिल ने पसीने से लथपथ हाथों से अपना फोन निकाला और हैकर को मैसेज टाइप करने ही वाला था कि रात के 9 बज गए। तभी अचानक पूरे हॉल की लाइट्स एकदम बुझ गई। सिर्फ स्टेज पर एक स्पॉटलाइट राह पर थी। राह के पीछे मौजूद उस 50 फीट की विशाल एलईडी स्क्रीन पर जो वीडियो और डॉक्यूमेंट्स फ्लैश हुए, उसने पूरे हॉल में एक ऐसा भयानक भूचाल ला दिया जिसकी कल्पना जयंत और निखिल ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की थी। स्क्रीन पर एक गहरा काला बैकग्राउंड आया। उस पर सफेद बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रोजेक्ट जेनेसिस, द अनटोल्ड ट्रुथ। ये देखते ही निखिल ने गहरी सांस ली। वो अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे खिसका। उसे इंतजार था अब स्क्रीन पर राही के जाली साइन वाले डॉक्यूमेंट्स चमकेंगे जो उसने महीनों से मेहनत के लिए तैयार किए थे। लेकिन स्क्रीन पर जो पहला डॉक्यूमेंट खुला, उसे देखते ही निखिल की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। और डॉक्यूमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि बैंक ऑफ मॉरिशस और कैमेन आइलैंड्स के सीक्रेट बैंक अकाउंट्स का एक अकाउंट स्टेटमेंट था। और उन स्टेटमेंट्स के ठीक ऊपर अकाउंट होल्डर के नाम की जगह लाल रंग के एक बड़े सर्कल में लिखा था, निखिल मित्तल। ये देखकर निखिल की आवाज उसके गले में घुट गई। उसका दिमाग सुन पड़ने लगा। उसने हकला कर कहा, ये क्या है? ये राह के साइन कहाँ है? ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल यहाँ स्क्रीन पर कैसे आ गई? लेकिन इससे पहले कि निखिल कुछ समझ पाता, स्क्रीन पर एक के बाद हजारों पन्नों के दस्तावेज बड़ी तेजी से फ्लैश होने लगे। डॉक्यूमेंट 1, मित्तल इंडस्ट्री के फंड्स का शेल कंपनीज में ट्रांसफर। डॉक्यूमेंट्स 2, उन शेल कंपनीज के असली मालिक निखिल मित्तल और जयंत मित्तल के पेन और पासपोर्ट की कॉपी। डॉक्यूमेंट 3, दुबई के अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ निखिल मित्तल के हुई पैसों की लेन देन की कॉल रिकॉर्डिंग के ट्रांसक्रिप्ट। डॉक्यूमेंट 4, फोरेंसिक रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा था, प्रोजेक्ट जेनेसिस की पुरानी फाइलों पर राहा मित्तल के साइन 100% जाली हैं। उन्हें डिजिटल रूप से निखिल के लैपटॉप से कॉपी किया गया था। यह सब देखकर जयंत मित्तल, जो कुछ सेकंड पहले अपनी जीत के नशे में चूर थे, वो सब अपनी कुर्सी पर झटके से खड़े हो गए।
उनके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे उनके शरीर का सारा खून किसी ने सोख लिया हो। जयंत ने पागलों की तरह चिल्ला कर कहा, ये ये सब क्या बकवास चल रही है स्क्रीन पर, इसे बंद करो, लाइट्स ऑन करो, कोई हैकिंग है। लेकिन तभी किसी ने जयंत की बात नहीं सुनी। हॉल में एक साथ एक ही सेकंड में पिंग 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 की आवाज गूंजने लगी। यह आवाज वहां मौजूद मीडिया के बड़े बड़े रिपोर्टर्स, न्यूज एंकर्स, इन्वेस्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मोबाइल स्क्रीन की कोई नोटिफिकेशन थी। सबने अपने फोन निकाले। उनके इनबॉक्स पर एक एनक्रिप्टेड ईमेल आया था। ईमेल के साथ एक जिप फाइल अटैच थी। जैसे उन्होंने फाइल खोली, वहीं सारे सबूत, सारे डिटेल्स, सारी फोरेंसिक रिपोर्ट सामने 50 फीट की जो स्क्रीन पर चल रही थी। तब एक मशहूर न्यूज चैनल के सीनियर रिपोर्टर ने चिल्ला कर कहा, ओ माय गॉड, निखिल मित्तल ने मित्तल इंडस्ट्री से 800 करोड़ रुपए का गबन किया और उसने इसका इल्जाम राहा मित्तल पर डालने के लिए जाली साइन किए थे। ये तो इस दशक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड है। तभी एक दूसरे इन्वेस्टर ने अपना फोन दिखाकर कहा, ये देखिए, इसमें साफ लिखा है जयंत और निखिल ने मिलकर हवाले के जरिए अंडरवर्ल्ड को पैसा भेजा। इसी के साथ पूरे हॉल में एक भयानक तहलका मच गया। कैमरे की फ्लैश लाइट अब राह पर नहीं बल्कि फ्रंट 2 रो पर जयंत और निखिल के पागलों की तरह चमकने लगी। माइक उनकी तरफ तान दिए गए थे। तब एक रिपोर्टर ने सवाल करके पूछा, मिस्टर जयंत, क्या ये सच है, आपने अपनी ही कंपनी को लूटा है? एक रिपोर्टर ने निखिल के आगे माइक करके कहा, निखिल जी, क्या आप देश छोड़कर भागने की फिराक में थे? निखिल पागलों की तरह अपने फोन पर उस हैकर का नंबर मिलाने लगा जिसे उसने डार्क वेब पर सर्वर संभालने को दिया था। उसने अपने दांत पीस कर कहा, उठा, उठा साले, फोन उठा। निखिल के हाथों में पसीना टपक रहा था। फोन की घंटी जा रही थी लेकिन उठा कोई नहीं रहा था। तभी एक मैसेज निखिल के फोन पर फ्लैश हुआ और यह मैसेज उस हैकर के नंबर से नहीं बल्कि एक अनजान नंबर से आया था। तुम्हारा हैकर अब हमारी मेहमान नवाजी में है। अपने जाल में खुद फंसने का मजा कैसा लग रहा है निखिल? सरप्राइज बाय विक्रम अग्रवाल ग्रुप इंटेलिजेंस। इस मैसेज को पढ़कर निखिल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने मन ही मन में सोचा, अग्रवाल ग्रुप, ये अग्रवाल ग्रुप कहां से बीच में आ गया? उसका दिमाग फटने लगा। वहीं राहा अभी भी स्टेज पर माइक पकड़े खड़ी थी। उसका अपना हाथ ऊपर उसने उठाया और इशारा करके प्रभावशाली हॉल में मच रहा शोर शराबा अचानक शांत हो गया। मीडिया के कैमरे वापस राहा की तरफ घूम गए। तभी राहा ने अपनी कड़क आवाज में कहा, आप सबने स्क्रीन पर जो देखा वो सिर्फ एक फ्रॉड का पर्दाफाश नहीं, वो इस बात का सबूत है कि जिन लोगों को मैंने अपनी जिंदगी में अपना पिता और अपना भाई माना, वे असल में मेरी ही कंपनी को दीमक की तरह चाट रहे थे। राहा की आवाज इतनी भारी, कड़क और खौफनाक थी कि उसमें एक रानी का रुतबा झलक रहा था। तभी राहा ने स्टेज के नीचे जयंत की आंखों में सीधा देखा। जयंत की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था लेकिन वह अभी अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जयंत ने चिल्ला कर कहा, राहा, यह सब एक साजिश है। किसी ने हमारे सिस्टम को हैक किया। तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारा डैड हूं। उसकी ये बात सुनकर आगे से राहा ने दहाड़ कर कहा, डैड? राहा के मुंह से निकली यह आवाज एक दहाड़ थी। उसने माइक को अपने होठों के करीब किया और उसकी आंखों में अब खून उतर आया था। उसने जयंत की तरफ देखकर जोर से कहा, आपने मुझे डैड कहने का हक 25 साल पहले खो दिया था, जयंत मित्तल। जयंत मित्तल। राहा ने पहली बार उनके नाम से उसे पुकारा, जिसकी वजह से पूरा हॉल फिर से सन रह गया। मीडिया वालों का एहसास हो गया कि हाँ, कारपोरेट फ्रॉड से बड़ी कोई खौफनाक कहानी अब बाहर आने वाली है। तभी राहा ने एक एक शब्द चबाकर कहा, मुझे लगता था दौलत का लालच इंसान को सिर्फ अंधा बनाता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि लालच इंसान को ऐसा खुरा दरिंदी बना देता है जो सत्ता के लिए अपने ही सगे भाई का कत्ल कर दे। उसके बाद सुनकर हॉल में एक सैकड़ों लोगों के मुंह से निकला, कत्ल। वहीं जयंत का शरीर कांपने लगा। उसने कांप कर कहा, तुम पागल हो गई हो राहा। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे पिता मेरे भाई रमेश की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। तभी आगे से राहा ने चिल्ला कर कहा, एक्सीडेंट नहीं, मर्डर, कॉल्ड ब्लडेड मर्डर। ये कहकर उसने अपने पीछे स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अचानक स्क्रीन पर एक नजारा बदला। कारपेट फाइल हट गई और एक वीडियो प्ले होने लगा। यह वीडियो उसी रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर का था जिसे विक्रम की टीम ने पुणे से उठाया था। वीडियो में इंस्पेक्टर ने रोते हुई आवाज में कहा था, मुझे माफ कर दो, वो एक्सीडेंट नहीं था। जयंत मित्तल ने 25 लाख रुपए मुझे दिए कि उसको एक्सीडेंट बनाकर फाइल बंद कर दूं। जयंत मित्तल अपने बड़े भाई का कातिल है। वीडियो के खत्म होते ही हॉल में जैसे बम गिर गए। मीडिया के लोग पागलों की तरह जयंत की तरफ झपटे। जयंत मित्तल कातिल है। मित्तल इंडस्ट्री के चेयरमैन ने अपने भाई को मारा।
हेडलाइन बननी शुरू हो गई। जयंत के माथे पर पसीना बहकर उसकी आंखों में जा रहा था। उसका वो गुरूर, इतावली सूट, वो सत्ता का नशा, सब कुछ एक वीडियो ने मिट्टी में मिला दिया। वो पीछे की तरफ खिसक रहा था जैसे कोई जानवर चारों तरफ से शिकारियों से घिर गया हो। तभी जयंत ने चिल्ला कर कहा, यह डीप फेक है, ये एआई से बना वीडियो है। जयंत पागलों की तरह हाथ पैर मारकर चिल्ला रहा था, लेकिन तभी स्टेज से राहा की कड़वी और जहरीली हंसी गूंजी। उसने जोर से हंसकर कहा, डीप फेक? अगर ये डीप फेक है जयंत मित्तल, तो चलिए आपको एक और डीप फेक दिखाते हैं। एक ऐसा सच जिसे सुनने के बाद मौजूद हर एक इंसान आपके मुंह पर थूकना चाहेगा। यह कहकर राहा ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। इस बार स्क्रीन पर जो चेहरा आया उसे देखकर जयंत के पैरों की रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वो धड़ाम से अपनी कुर्सी पर गिर पड़े। स्क्रीन पर डॉक्टर राजीव अस्थाना का चेहरा था, दिल्ली का सबसे बड़ा कैंसर स्पेशलिस्ट। और डॉक्टर अस्थाना बुरी तरह से डरा हुआ रो रहा था। पूरे हॉल में सिर्फ उस डॉक्टर की आवाज गूंज रही थी। वीडियो में डॉक्टर ने चिल्ला कर कहा था, हाँ मैंने किया था वो सब। जयंत मित्तल ने मुझे 50 करोड़ रुपए दिए थे और मैंने उन्हें जहर दिया था। शिवराज मित्तल की दवाइयों में बदलाव किया था जिससे उनकी मौत हो गई। जयंत ने अपने पिता का कत्ल करवाया। एक भयानक खौफनाक बर्फ जैसा सन्नाटा पूरे द ग्रैंड ताज होटल की अपनी गिरफ्त में आ गया। किसी के पास शब्द नहीं थे। एक इंसान जो देश के सबसे बड़े कारपोरेट घरानों में से एक का मालिक, वह असल में एक सीरियल किलर था। उसने दौलत के लिए अपने बड़ा भाई का मर्डर करवाया। वसीयत के लिए अपने सगे 80 साल के बूढ़े बाप को तड़पा तड़पा कर जहर से मार डाला। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कल तक जयंत के सामने सिर झुकाते थे, वो अब घृणा और नफरत से उसे देख रहे थे। तभी एक पुराने डायरेक्टर ने अपनी जगह पर खड़े होकर जयंत की तरफ थूक कर कहा, हरामजादे, तो इंसान नहीं एक राक्षस है। तूने शिवराज को मार डाला, जिन्होंने अपनी पूरी कंपनी को खून पसीने से खड़ा किया। वहीं निखिल पूरी तरह से टूट गया था। वो जानता था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन फिर भी उसने जयंत का हाथ पकड़कर कहा, डैड डैड, हमें यहाँ से भागना होगा, ये लोग हमें मार डालेंगे। जयंत की आंखों में एक पागलपन आ गया। वो जानता था कि उसका एम्पायर, उसकी इज्जत, उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन इतनी आसानी से वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पास एक आखिरी चाल बाकी थी। जयंत ने पागलों की तरह अपने फोन पर एक नंबर डायल करके कहा, राठौड़, अंदर आओ, इसी वक्त इस अंदर आओ, इस लड़की को अरेस्ट करो, इसने ये सब झूठे सबूत बनाए हैं, अंदर आओ राठौड़। तभी हॉल के मेन दरवाजे से अचानक एक जोरदार आवाज के साथ खुले। हथियारों से लैस पुलिस फोर्स के साथ डीसीपी राठौड़ हॉल के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक कड़क और खाकी वर्दी वाला गुरूर था। उसे बाहर खड़े रहकर अंदर वीडियोज और खुलासों के बारे में भनक नहीं लग पाई। उसका काम सिर्फ अंदर आकर राह को गिरफ्तार करना था। राठौड़ अपनी टीम के साथ तेजी से स्टेज की तरफ बढ़ा। मीडिया वालों ने उसे रास्ता दिया। जयंत की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसे लगा कि अब राठौड़ आकर सारी बाजी पलट देगा, इसलिए उसने चिल्लाकर कहा, राठौड़, इस राह को हथकड़ी पहनाओ। इसने इस सारे स्क्रीन पर जो सबूत चलाए वो साइबर क्राइम का हिस्सा है। इसने मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची। आगे से राठौड़ ने अपनी बेल्ट ठीक की और स्टेज की तरफ देखकर भारी आवाज में कहा, मिस राहा मित्तल, आप पर मित्तल इंडस्ट्री में 800 करोड़ के गबन, साइबर हैकिंग और मानहानि का आरोप है। मेरे पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। आप चुपचाप मेरे साथ चलिए, वरना मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद सुनकर निखिल एक राहत की सांस ली। वो स्टेज की तरफ मुड़ा और उसने राह को देखकर एक भद्दी हंसी हंसकर कहा, गेम ओवर मेरी प्यारी बहन, तुम चाहे जो भी स्क्रीन चला लो, लेकिन जब पुलिस हथकड़ी पहनाती है तो सारे सबूत डस्टबिन में चले जाते हैं। अब तुम्हारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे सड़ेगी। लेकिन आगे से स्टेज पर राह बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसने राठौड़ को एक नजर भी नहीं देखा। फिर उसने होठों पर एक बड़ी रहस्यमयी, खतरनाक और कुटिल मुस्कान आ गई। राह ने मुस्कुराकर माइक पर कहा, अरेस्ट वारंट? डीसीपी राठौड़, मुझे लगता है आपको अपने अरेस्ट वारंट पर लिखा हुआ नाम एक बार फिर से पढ़ देना चाहिए। उसके बाद सुनकर राठौड़ ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने चिल्ला कर कहा, मुझे अपना काम मत सिखाइए मिस राहा। कांस्टेबल, जाओ इसे हथकड़ी पहनाओ। उसका यह ऑर्डर सुनते ही कांस्टेबल अपनी हथकड़ी लेकर स्टेज पर बढ़ने ही वाला था। तभी किसी ने चिल्ला कर कहा, स्टॉप। एक बड़ी भारी कमांडी गगनभेदी आवाज हॉल में गूंज गई। ये आवाज राठौड़ की आवाज से 10 गुना ज्यादा रुतबे वाली थी। सबने पीछे मुड़कर देखा। हॉल के वीआईपी लाउंज की तरफ से एक इंसान धीरे चलकर बाहर आ रहा था। उसने एक स्लीक बैग ब्लैक इटालियन टक्सीडो पहना था। उसका दायां कंधा हल्का सा झुका हुआ था, लेकिन उसके चलने के अंदाज में एक ऐसा खौफनाक और शाही गुरूर था जिसे देखकर किसी भी देश के राजा का सिर झुक जाए। वो कार्तिक अग्रवाल था।
कार्तिक के पीछे सादे कपड़ों में लगभग 20 लोग अचानक से अपनी जगह पर बाहर आ गए। उन्होंने अपने कोट के अंदर से गन निकाली। पलक झपकते ही डीसीपी राठौड़ और उसकी पुलिस फोर्स को चारों तरफ से घेर लिया। ये देखकर राठौड़ चौंक गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग कौन हो? पुलिस पर बंदूक तानने का अंजाम जानते हो? उन सादे कपड़े वाले लोगों में एक ऊंचे कद का कड़क इंसान बाहर आया। उसने अपनी जेब से एक आईडी कार्ड निकाला, सीधे राठौड़ के मुंह पर फ्लैश किया। उस ऑफिसर ने बड़ी ठंडे और खौफनाक आवाज में कहा, मैं शमशेर सिंह भाटिया, जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई स्पेशल टास्क फोर्स और डीसीपी राठौड़, आप पर पुलिस की वर्दी को दागदार करने, जयंत मित्तल से 10 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने, सबूत मिटाने का चार्ज है। यू आर अंडर अरेस्ट। उसके बाद सुनकर राठौड़ के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने हकला कर कहा, सीबीआई? लेकिन लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? तभी सीबीआई डायरेक्टर ने राठौड़ के हाथों में उसका अरेस्ट वारंट छीन लिया। उसकी वर्दी पर लगा सर्विस रिवॉल्वर निकाल कर कहा, तुम्हारे बैंक अकाउंट्स और जयंत मित्तल की कॉल रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है राठौड़। अब तुम्हारी बाकी की जिंदगी आथर रोड जेल की काल कोठरी में कटेगी। हथकड़ी लगाओ इसे। उसके इस ऑर्डर के बाद दो सीबीआई ऑफिसर्स ने आगे बढ़कर शहर के सबसे खूंखार माने जाने वाले डीसीपी राठौड़ को पलक झपकते ही हथकड़ियां पहना दी। वहीं जयंत और निखिल ये सब देखकर पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। उनका दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पुलिस का बाप सीबीआई यहाँ कैसे पहुंच गया? तभी कार्तिक अग्रवाल धीरे धीरे स्टेज के बिल्कुल सामने जयंत मित्तल के ठीक पास आकर रुका। कैमरे अब पागलों की तरह कार्तिक पर फ्लैश हो रहे थे। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर शमशेर सिंह भाटिया ने कार्तिक की तरफ देखा और फिर पूरे हॉल के सामने उस सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने कार्तिक को हल्का सा सिर झुकाकर सम्मान किया। तभी सीबीआई डायरेक्टर ने कार्तिक से कहा, आपका काम हो गया सर, सारे सबूत ऑथेंटिक पाए गए हैं। यह नजारा देखकर हॉल में मौजूद हर एक इंसान का मुंह खुला रह गया। देश का इतना बड़ा सीबीआई ऑफिसर इस सूट पहने अनजान इंसान को सर कह रहा है और उसे रिपोर्ट कर रहा है। वहीं जयंत मित्तल की आंखें भी फटी की फटी रह गई। उसने कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखा। यह वही लड़का था जिसे वो एक सड़क छाप बड़ा पाव वाला ठेले वाला एक कीड़ा समझता था। जयंत ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तू तू कौन है साले? तू कोई बड़ा पाव वाला तो नहीं? तू कोई अंडर कवर कोप है या सीबीआई का एजेंट? जयंत की आवाज अब खौफ से कांपने लगी थी। तभी आगे से कार्तिक ने जयंत की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक बर्फ जैसी ठंडक थी जो किसी भी इंसान की रूह को जमा दे। कार्तिक के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। कार्तिक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बाहर खड़े एक मीडिया रिपोर्टर से हाथ से माइक छीन लिया। इसके बाद वो मुड़ा और उसने हॉल की तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है मेरा इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं हुआ। कार्तिक की भारी और गूंजती आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। हर एक इंसान अपनी सांसें रोककर उसे सुन रहा था। कार्तिक ने वापस मुड़कर जयंत और निखिल को देखा। कार्तिक ने एक एक शब्द पर जोर देकर आगे कहा, तुम मुझे बड़ा पाव वाले बुलाते थे ना जयंत? मेरा नाम कार्तिक अग्रवाल है, चेयरमैन एंड मेजोरिटी शेयर होल्डर ऑफ द अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अग्रवाल ग्रुप, ये नाम सुनते ही पूरे ग्रैंड ताज होटल में जैसे एक एटम बम फट गया। मीडिया के लोग चीखने लगे। एक रिपोर्टर ने चिल्लाकर कहा, अग्रवाल ग्रुप का चेयरमैन? तभी दूसरे ने हैरान होकर कहा, कार्तिक अग्रवाल द इनविजिबल बिलियनियर। एक रिपोर्टर ने चौंक कर कहा, हे भगवान, मित्तल परिवार का दामाद देश का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर बिजनेसमैन है। वहीं जयंत मित्तल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसे चक्कर आने लगे। अग्रवाल ग्रुप मित्तल इंडस्ट्री अगर एक छोटी कश्ती थी तो अग्रवाल ग्रुप एक ऐसा अथाह समंदर था जो हजारों झटकों में मित्तल इंडस्ट्री को निगल सकता था। दूसरी तरफ निखिल अपने बाल नोचने लगा। उसने बड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं, ये झूठ है। तो अग्रवाल ग्रुप का मालिक है तो तूने वो ठेले वाले का नाटक क्यों किया? तूने मेरी बहन से शादी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, कार्तिक ने चिल्ला कर कहा, तुम्हारी बहन की जान बचाने के लिए निखिल। कार्तिक ने आगे बढ़कर निखिल के कॉलर को अपने बाएं हाथ से पकड़ा और उसे एक झटके में हवा में उठा दिया। कार्तिक का गुस्सा अब अपने चरम पर था। उसने दहाड़ कर आगे कहा, दादाजी जानते थे कि तुम दोनों भेड़िए राह को नोच कर खा जाओगे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं राह की ढाल बनूंगा। अगर मैं अपने असली रूप में इस घर में आता तो तुम कभी अपने बिल से बाहर नहीं निकलते, तुम अपनी चालें नहीं चलते। मुझे तुम्हें बेनकाब करने के लिए तुम्हें यह झूठा गरूर देना पड़ा कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। यह कहकर कार्तिक ने निखिल को जमीन पर पूरी ताकत से पटक दिया। निखिल जमीन पर गिर पड़ा। वहीं जयंत की आंखों में अब पागलपन सवार हो चुका था।
वो जान चुका था कि वो बर्बाद हो ही चुका है। उसकी कंपनी, उसकी इज्जत, उसका रुतबा अग्रवाल ने मिट्टी में मिला दिया। जयंत पागलों की तरह चीख कर कार्तिक पर झपट कर बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके हाथ में खाने के मेज पर रखा एक पॉइंटेड स्टेक नाइफ था। वो सीधे कार्तिक की गर्दन पर वार करने वाला था, जिसे देखकर राहा ने स्टेज पर चिल्लाकर कहा, कार्तिक। लेकिन कार्तिक अग्रवाल कोई आम बिजनेसमैन नहीं था। और दुनिया के सबसे खतरनाक फाइट क्लब का चैंपियन था। जयंत का चाकू कार्तिक पर पहुंचने से पहले ही कार्तिक ने बिजली की स्पीड से अपने बाएं हाथ से जयंत की कलाई को पकड़ा और उसे एक ऐसे एंगल पर मुड़ा, हड्डी टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई, जिसकी वजह से जयंत दर्द से चीख पड़ा। चाकू उसके हाथ से छूट कर गिर गया। तभी कार्तिक ने जयंत की गर्दन पकड़े और उसके घुटनों के बल जमीन पर लापटका। कार्तिक ने जयंत के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी औकात नहीं है जयंत मित्तल कि तुम मुझे छू भी सको। तुम्हें मारने में मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से मौत नहीं दूंगा। तुम्हारी मौत वो जेल के 4 दीवारी के अंदर हर रोज तिल तिल कर आएगी, जब तुम वहां कैदियों के टॉयलेट साफ करोगे, जब तुम्हें रमेश मित्तल और शिवराज मित्तल का खून याद आएगा। ये कहकर कार्तिक ने जयंत को छोड़ दिया। सीबीआई डायरेक्टर की तरफ देखकर उन्हें ऑर्डर देकर कहा, इन्हें यहां से ले जाइए, ध्यान रहे इन दोनों बाप बेटों को एक सेल में मत रखना, इन्हें अकेलेपन में सड़ने दो। सीबीआई ऑफिसर ने तुरंत आगे बढ़कर जयंत मित्तल और निखिल मित्तल को कॉलर से घसीट लिया। उन्होंने दोनों को हथकड़ियां पहना दी। मीडिया के कैमरे पागलों की तरह उनकी तस्वीरें खींच रहे थे। कल तक जो लोग किंग ऑफ कॉर्पोरेट कहलाते थे, आज वो जमीन पर घिसट कर रोते हुए गालियां बककर बाहर निकले जा रहे थे। निखिल रोते हुए चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, मैं मित्तल इंडस्ट्री का वारिस हूँ, डैड कुछ करो ना डैड। लेकिन जयंत का सिर झुका हुआ था, उसका अहंकार टूट चुका था। जैसे जयंत और निखिल को हॉल से बाहर लेकर गया गया, पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन ये खामोशी डर के नहीं बल्कि एक भारी सम्मान की थी। तभी कार्तिक ने अपनी जैकेट ठीक की और धीरे से स्टेज की सीढ़ियां चढ़ने लगा। स्टेज पर राहा खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि आज मिली उसकी सबसे बड़ी जीत के थे, जो उसने कार्तिक के साथ मिलकर हासिल की थी। आज उसके पिता और दादाजी की आत्मा को सच में शांति मिली थी। तभी कार्तिक राहा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। राहा ने अपना माइक नीचे रखा। बिना दुनिया की और कैमरों की परवाह किए उसने खुद को कार्तिक की बाहों में सौंप दिया। उसने कार्तिक को कसकर गले लगा लिया। कार्तिक ने अपने बाएं हाथ से राहा को अपने सीने से लगा लिया। उसका दायां कंधा अभी दर्द कर रहा था, लेकिन राहा को इस स्पर्श ने उसके सारे दर्द को मिटा दिया था। हॉल में मौजूद मीडिया और इन्वेस्टर्स, जो कुछ सेकंड पहले सदमे में थे, अब उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी। ये तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि पूरे ग्रैंड ताज की दीवारें गूंज गई। फ्लैश लाइट उन दोनों पर चमक रही थी। आज देश ने एक नया पावर कपल देखा था। वहीं राहा ने अपना सिर कार्तिक के सीने से उठाया और आंखों में देखकर फुसफुसा कर कहा, थैंक यू, मुझे मेरी जिंदगी, मेरा परिवार और मेरा इंसाफ वापस देने के लिए। कार्तिक ने राहा के माथे को चूम कर कहा, मैंने तुमसे वादा किया था मेरी शेरनी, जब तक मैं हूं तुम तक कोई आंच नहीं आ सकती। इसके बाद राहा ने पीछे मुड़कर हॉल में मौजूद लोगों को देखा। फिर उसने कार्तिक का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया। राहा ने बिना माइक के अपनी तेज आवाज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मित्तल इंडस्ट्री का अतीत चाहे कितना भी काला हो, लेकिन आज से इसका फ्यूचर इन हाथों में सुरक्षित है। आज से मित्तल इंडस्ट्री और अग्रवाल ग्रुप सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि एक परिवार है। एक बार फिर हॉल में तालियां गूंज उठी। खेल खत्म हो चुका था। जिस वसीयत को एक कमजोरी माना जा रहा था, उस वसीयत ने आज उस मित्तल एम्पायर को सबसे बड़ा रक्षक दे दिया था। कार्तिक अग्रवाल, जो एक गरीब ठेले वाला बनकर इस महल में घुसा था, आज वो इस महल का राजा बन चुका था। उसकी रानी राहा मित्तल अब किसी जयंत और निखिल की साजिशों की मोहताज नहीं थी। अहंकार हार चुका था, साजिशें खाक हो चुकी थी। प्यार और सच्चाई ने अपना एक ऐसा खौफनाक लेकिन खूबसूरत एम्पायर खड़ा कर दिया, जिसे अब दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती थी। द ग्रैंड ताज का विशाल हॉल, जो कुछ घंटे पहले साजिश और धोखे का केंद्र बना हुआ था, अब पूरी तरह से सच्चाई और न्याय जानने के बाद रोशनी में नहा चुका था। जयंत और निखिल मित्तल को सीबीआई द्वारा घसीट कर बाहर लेकर जाने के बाद हॉल में मौजूद हर इन्वेस्टर, बोर्ड मेंबर, मीडिया कर्मी सदमे में था। लेकिन इस सदमे से ज्यादा कहीं गहरा सम्मान था राहा मित्तल के अदम्य साहस और कार्तिक अग्रवाल की उस खौफनाक और अजय ताकत के लिए। मंच पर खड़े कार्तिक और राहा ने अब माइक संभाला। राहा ने मीडिया और इन्वेस्टर्स को संबोधित करके बड़े शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आज मित्तल इंडस्ट्री से एक बड़ा कैंसर हमेशा के लिए खत्म हो गया। मुझे पता है कि आज के खुलासों में मार्केट में थोड़ी हलचल होगी, हमारे शेयर पर असर पड़ेगा,
लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मित्तल इंडस्ट्री की जड़ें मजबूत है, अब इस कंपनी में कोई दिमक नहीं खाएगा। कार्तिक ने माइक पर अपनी तरफ किया और उसने भारी और गूंजती आवाज में हॉल में छा गए उसने दहाड़ कर कहा, और जिन इन्वेस्टर्स को अपने पैसों की चिंता है, उन्हें मैं अग्रवाल ग्रुप का चेयरमैन ये भरोसा दिलाता हूँ कि अग्रवाल ग्रुप कल सुबह तक मित्तल इंडस्ट्री में 5,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा। मित्तल इंडस्ट्री अब अग्रवाल ग्रुप का अटूट हिस्सा है। जो भी इस कंपनी के साथ खड़ा रहेगा वो दुनिया के सबसे सुरक्षित बिजनेस एम्पायर का हिस्सा होगा। ये घोषणा सुनते ही हॉल में तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट गूंजी जिसने सारी शंकाओं को खत्म कर दिया। मीडिया के कैमरों में इस नए पावर कपल की अनगिनत तस्वीरें खींची। इवेंट की पूरी गरिमा और सफलता के बाद खत्म होने के बाद कार्तिक और राहा ने वीआईपी एग्जिट से बाहर कदम रखा। बाहर बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थी, जैसे आसमान भी आज राहा मित्तल को उन पुराने पापों से धो रहा हो। रेड कारपेट के अंत में उनकी काले रंग की बुलेट प्रूफ मैकबे गाड़ियां खड़ी थी। विक्रम ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। राहा और कार्तिक गाड़ी के अंदर बैठ गए। दरवाजा बंद होते ही बाहर का सारा शोर, मीडिया की चीख पुकार, फ्लैश लाइट पीछे छूट गई और गाड़ी के अंदर का माहौल एकदम शांत और सुकून से भर गया। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, राहा ने गहरी सांस ली, अपना सिर कार्तिक के बाएं कंधे पर टिका दिया। उसके लिए आज की रात बड़ी लंबी और थका देने वाली थी। तभी कार्तिक ने अपने बाएं हाथ से राहा के बालों को सहलाकर बड़े ही प्यार से पूछा, थक गई हो? आगे से राहा ने आंखें बंद करके कहा, थका नहीं कार्तिक, ये सुकून है। 25 सालों से जो एक अनजाना सा बोझ मेरे सीने पर था, जो डर मेरे अंदर था, वो आज हमेशा के लिए खत्म हो गया। मुझे लग रहा है जैसे मैं आज पहली बार आजादी से सांस ले रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर कार्तिक के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने राहा को अपने और करीब करके कहा, अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सुकून होगा मेरी शेरनी, कोई साजिश, कोई धोखा और अब तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। रात के करीब 12 बज चुके थे। उनकी मैकबे मित्तल मैनर के विशाल लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुई। हवेली आज भी उतनी ही बड़ी और भव्य थी, लेकिन आज इस हवेली की हवाओं में वो पुराना दम घोटू खौफ और साजिश की गंध नहीं थी। आज ये हवेली सच में एक घर लग रही थी। तभी रामू काका ने दौड़कर दरवाजा खोला। उनकी आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने टीवी पर लाइव न्यूज देख ली थी। उन्हें पता चल गया कि जयंत और निखिल ने शिवराज के साथ क्या किया था। कार्तिक और राहा गाड़ी से उतरे। राहा ने कार्तिक का हाथ कसकर थाम लिया था। दोनों के चेहरे पर एक संतुष्टि और एक दूसरे के लिए अथाह प्यार था। वो दोनों एक साथ हंसते मुस्कुराते सीढ़ियां चढ़कर मेन हॉल में दाखिल हुए। लेकिन जैसे वो अंदर पहुंचे, उनके कदमों की आहट सुनकर मेन सोफे से एक परछाई तेजी से उठी। ये राहा की माँ दिव्यानी मित्तल थी। दिव्यानी की हालात बड़ी खराब थी। उनके बाल बिखरे थे, चेहरा आंसुओं से भीगा था और उनकी आंखें टीवी स्क्रीन पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज पर टिकी थी, जहां जयंत और निखिल को पुलिस वैन में धकेल कर आगे लेकर जाया दिखाया जा रहा था। दिव्यानी ने जैसे राहा और कार्तिक को एक साथ हाथ में हाथ डाले मुस्कुराते हुए अंदर आता हुआ देखा तो उनके दिमाग के सारे तार सुन पड़ गए। उनकी आंखें फट गई। उन्होंने राहा की तरफ देखकर कहा, राहा। वहीं राहा ने कार्तिक का हाथ नहीं छोड़ा। उसने अपनी माँ की तरफ बढ़कर कहा, मॉम, आप अभी तक सोए नहीं? तभी दिव्यानी की नजरें राहा के हाथों पर फिसलकर कार्तिक पर गई। वहीं कार्तिक, जिसे दिव्यानी एक अनपढ़ गरीब बदबूदार बड़ा पाव वाला समझती थी, वही कार्तिक जिसे उन्होंने घर के छोटे नौकरों वाले कमरे में रहने का हुक्म दिया था, जिसका खाना रामू काका से सूखी सूखी रोटियों में भिजवाया गया। लेकिन आज वो इंसान एक बड़े महंगे इटालियन टक्सीडो में खड़ा था। उसके चेहरे का वो भोलापन और लाचारी बिल्कुल गायब थी, बल्कि एक ऐसा खौफनाक और शाही रुतबा वहां पर आ चुका था। दिव्यानी को उसे देखने के लिए अपनी नजरें उठानी पड़ रही थी। सबसे बड़ी बात, राहा उसके साथ इतनी खुश और सुरक्षित लग रही थी जैसे कार्तिक उसकी पूरी दुनिया हो। तभी दिव्यानी ने अपने कांपते हुए हाथों से टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया और चिल्लाकर कहा, ये सब क्या है राहा? ये न्यूज वाले क्या बकवास कर रहे हैं? तेरे डैड और निखिल को सीबीआई अरेस्ट करके ले गई। उन पर 800 करोड़ का फ्रॉड का इल्जाम है। और ये कार्तिक तेरे साथ इस तरह। दिव्यानी का सिर चकरा रहा था। तभी राहा ने आगे बढ़कर माँ को सोफे पर बैठा कर कहा, मॉम, आप बैठ जाइए। आगे से दिव्यानी ने रोक कर कहा, मैं कैसे बैठ जाऊं राहा? तो मुझे बता कि ये क्या हो रहा है। तू तो इस सड़क छाप लड़के के 1 साल बाद डाइवोर्स लेने वाली थी ना। तेरी ये मजबूरी थी इससे शादी करना। फिर तू इसके साथ हाथ पकड़कर क्यों हंस रही है? और तेरे डैड जेल में। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, राहा ने उनको बीच में टोक कर कहा, वो मेरे डैड नहीं है मॉम।
ये कहकर राहा की आवाज अचानक इतनी तेज और खौफनाक हो गई, हॉल गूंज गया। दिव्यानी भी डर के मारे सहम गई। राहा की आंखों में अब वो प्यार भरे भाव रहे थे जो कुछ पहले कार्तिक के लिए थे। उसकी आंखों में अब एक ऐसी सच्चाई का डर था जो दिव्यानी को अंदर तक छलनी करने वाला था। तभी कार्तिक धीरे चलकर राहा के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ राहा के कंधे पर रखा और अपने शांत करने की कोशिश करके बड़ी गंभीर और संयमित आवाज में कहा, राहा, उन्हें सच जानने का हक है, लेकिन आराम से। उसकी यह बात सुनकर आगे से राहा ने एक लंबी सांस ली, अपने माँ के घुटनों के पास जमीन पर बैठ गई। उसने दिव्यानी के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया। राहा ने अपनी आंखों में आंसू लाकर कहना शुरू करके कहा, माँ, टीवी पर जो चल रहा है वो बिल्कुल सच है, बल्कि वो सच सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। असलियत उससे भी कहीं ज्यादा भयानक और घिनौनी है। उसकी यह बात सुनकर आगे से दिव्यानी के होठों पर आवाज नहीं निकल रही थी, वो बस अपनी बेटी को घूर रही थी। तभी राहा ने कार्तिक की तरफ देखकर आगे कहा, आपको लगता था ना कि दादाजी पागल हो गए थे? उन्होंने मेरी शादी एक बड़ा पाव वाले से कर दी। लेकिन दादाजी पागल नहीं थे मोम। वो इस घर के सबसे समझदार दूरदर्शी इंसान थे। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद जयंत, मित्तल और निखिल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे नोच खाएंगे। उसकी बात सुनकर दिव्या ने रोते बचाव करने की कोशिश करके कहा, रहा, ये सब क्या कह रही बेटा? जयंत ने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है। लेकिन इससे पहले कि अपनी बात पूरी कर पाती, राहा ने चिल्ला कर कहा, झूठ। उस दिन सुबह सांता क्रूज जाते वक्त मेरी गाड़ी पर एक प्रोफेशनल स्नाइपर ने गोली चलाई थी मो। वो गोली मेरे माथे के आर पार होने वाली थी। और जानते हैं वो स्नाइपर किसने भेजा था? जयंत और निखिल ने। उसकी ये बात सुनकर दिव्यानी को ऐसा लगा जैसे उनके कानों में पिघला शीशा आ गया। उन्होंने धीरे से कांप कर कहा, गोली? तभी राहा ने कार्तिक के घायल कंधे की तरफ इशारा करके कहा, हाँ मोम, अगर आज मैं आपके सामने जिंदा बैठी हूं तो सिर्फ और सिर्फ कार्तिक की वजह से। इस इंसान ने अपने आप पर एक सड़क छाप कीड़ा समझती थी ना, इसने हवा में छलांग लगाकर वो गोली अपने सीने पर ले ली। इसने मेरी मौत को अपने नाम कर लिया। इसने 18 खूंखार गुंडों को बेसमेंट में अकेले अपने हाथों से मार गिराया ताकि मुझ तक एक खरोंच भी ना आए। उसके बाद सुनकर दिव्यानी ने खौफ और हैरानी से कार्तिक की तरफ देखा। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने इस इंसान को जलील किया, कैसे इसे बासी खाना दिया और इस इंसान ने उनकी बेटे के लिए गोलियां खाई। तभी दिव्यानी ने हकला कर कहा, लेकिन लेकिन एक बड़ा पाव वाला ये सब कैसे कर सकता है? तभी राहा के होठों पर एक हल्की सी गौरव भरी मुस्कान आ गई। राहा ने कार्तिक का हाथ पकड़कर गौरव के साथ कहा, क्योंकि वो कोई बड़ा पाव वाला नहीं है मोम, उसका नाम आर्थिक अग्रवाल है। अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन, इस देश के सबसे ताकतवर इंसान। अग्रवाल ग्रुप। दिव्यानी मित्तल जो बिजनेस फैमिली से थी, अग्रवाल ग्रुप का रुतबा बड़ी अच्छी तरह से जानती थी। उसका दिमाग सुन पड़ गया। देश का सबसे बड़ा अरबपति एक भिखारी बनकर उनके घर में ताने सुन रहा था। अब क्या करेगी दिव्यानी मित्तल? क्या दिव्यानी मित्तल अपने माफी मांगेगी या फिर आगे वो जान पाएगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या होगा अब आगे की कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी इंस्टा सीओ के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।